नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। देखिए, अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं इस बीच हमारे साथ जो इन चुनावों का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो इस चुनाव में अब पॉलिटिकल पार्टियों की और नेताओं की किस्मत तय करेगी, वो जनता आज हमारे साथ आपको इस स्टूडियो में दिख रही है। इसमें यूथ भी है, इसमें बड़े लोग भी हैं, इसमें हर वो शख्स है जो यहां पर अपनी राय आने वाले चुनावों के बारे में कुछ ना कुछ रखता है। और आज हमने सोचा है कि अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, हम बात करें कि कौन कितना तैयार, और अब की बार गारंटी वॉर, किसकी गारंटी पर किसको कितना भरोसा है, तो क्यों ना इस जनता से बात की जाए, इन लोगों से बात की जाए जिनको वोट के जरिए अपनी अगली सरकार चुननी है। तो आज इनसे बात होगी, इनका व्यू जानेंगे। लेकिन क्योंकि चुनाव की बात कर रहे हैं और इस बार का चुनाव थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा दिलचस्प होने वाला है इस बार का चुनाव। कैसे? जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 प्लस सीटों की गारंटी दी है, तो वही राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के साथ सत्ता में वापसी कर बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। और इसी बीच अब से 21 घंटे बाद 2024 की सबसे बड़ी चुनावी टक्कर की तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन कल होने वाले ऐलान की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको आज ही देते हैं। कल दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने 2 नए चुनाव आयुक्तों के साथ लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 6 से 7 चरणों में हो सकता है मतदान। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में 6 से 7 चरण में मतदान संभव है। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण में वोटिंग संभव है। मध्य प्रदेश में 3 से 4 चरण और राजस्थान में 2 से 3 चरण में मतदान हो सकता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। वहीं तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सभी केंद्र शासित राज्यों में 1 चरण में मतदान संभव है। पहले चरण का मतदान 17 से 20 अप्रैल के आसपास हो सकता है और आखिरी चरण की वोटिंग 22 से 23 मई तक हो सकती है। जबकि लोकसभा चुनाव के परिणाम मई के आखिरी हफ्ते में आ सकते हैं और इसको लेकर तमाम पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं। लेकिन सवाल यह है कि कौन कितना तैयार और अब की बार क्या गारंटी वॉर। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है, मैं आपको यह बता देता हूं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सुनील साजन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ स्वयं प्रकाश हैं, इस वक्त टीएमसी के प्रवक्ता। मेरे साथ नीरज मिश्रा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप अरविंद कुमार वाजपेयी जी को देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एलजेपी के, इस वक्त हमारे साथ शो में हैं। और राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बस थोड़ी देर में, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ आप जनता को तो देख ही रहे। राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। राकेश त्रिपाठी, बस 21 घंटे और पता चल जाएगा कि किस दिन किस राज्य की जनता किसकी किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। तैयार हैं आप? देखिए, भारत देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत के लोकतंत्र में हम सबकी गहरी आस्था है। लोकतंत्र का पर्व है। हम सब बहुत उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम तैयार हैं। 195 सीटों की पहले चरण में हमने घोषणा की थी, 72 सीटें हमने दूसरे चरण में घोषित की हैं और बहुत जल्दी हमारी तीसरी सूची में अन्य कैंडिडेट्स की भी घोषणा हो जाएगी। मुद्दे तैयार है, मोदी जी तैयार है और देश की जनता तैयार है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार, और इस बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, अपने काम का रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में गए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे कामकाज के आकलन के आधार पर, और 10 वर्षों का एक तुलनात्मक अध्ययन है सबके पास अब, कि 10 वर्ष यूपीए सरकार के और 10 वर्ष एनडीए सरकार के, देश कहां था, देश कहां पहुंचा है और देश कहां पहुंच जाता अगर कहीं यूपीए का शासन होता। मुझे लगता है देश की प्रबुद्ध जनता इन सारे मुद्दों को समझते हुए फिर एक बार है हमारे साथ। जनता से पूछेंगे कि आप जो कह रहे हैं आपकी गारंटी पर जनता को भरोसा है या नहीं। राकेश जी पूछेंगे, लेकिन नीरज जी देखिए 400 प्लस की गारंटी है, आप इनसे मुकाबले के लिए तैयार हैं? गौरव जी, इनके 400 पार के जुमले पर हम वैसे ही टिप्पणी नहीं करेंगे जैसे आज देश का राष्ट्रीय मीडिया जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कहा गया उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा है। हम तो ये टिप्पणी करेंगे कि देश के बेरोजगार लोग जो यूक्रेन में जंग के बीच में जाकर नौकरी तलाश रहे हैं, उनकी बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथी आपको गारंटी देंगे।
इस देश के अंदर वो 2 रुपए का जो पेट्रोल कम करके जश्न मनाया जा रहा है और 6500 करोड़ रुपए पीछे के खाते से जो भाजपा की जेब में दे दिए गए हैं, ऐसा कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार में नहीं होगा। इसकी हम आपको गारंटी देंगे और हम आपको गारंटी देंगे कि जो 400 रुपए का सिलेंडर ये बढ़ाते बढ़ाते 1200 ले गए और चुनाव से पहले 1000 रुपए पर ले आए, वो आपको सहूलियत के साथ मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि नारी का न्याय, परिवार का न्याय करना आज के समय में जरूरी है। इसकी हम आपको गारंटी देंगे। ठीक है, आपकी जो गारंटी है वो इस गारंटी का मुकाबला कैसे करेगी सुनील साजन? सीए लेकर आ गए, 370 हटा दिया, 80 करोड़ को वो अनाज दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं, अभी एक एक करके सबसे बात हो जाए, फिर राकेश जी आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं। देखिए, पीएम स्वनिधि योजना आ गई, महिला आरक्षण दे दिया। त्रुटि की उसको सुधार दो, मुझे लगता है। अच्छा, बोल दीजिए राकेश जी। नहीं, ये गैस का सिलेंडर मुझे लगता है या तो ये कभी भराते नहीं है, या गैस के सिलेंडर वाला शायद कोई कांग्रेसी है, कोई गैस का चूल्हा मालिक वाला, वो इनसे पैसे ज्यादा ले जाता है। भाई गैस के वास्तविक मूल्य आज पता कर ले। अगर उज्ज्वला गैस के कनेक्शन नहीं है तो भी आज 850 ही देने पड़ते हैं, और उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक है तो 550 ही देने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, ओके सुनील साजन, गैस ही नहीं है, 370 है। एक मिनट नीरज जी, एक मिनट। सुनील साजन, 370 हट गया, सीए आ गया, स्वरोजगार स्वनिधि योजना आ गई, महिला आरक्षण आ गया, किसान सम्मान निधि है, 2047 तक विकसित भारत की गारंटी है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की गारंटी है। इन गारंटीज का क्या मुकाबला करेंगे आप, कैसे करेंगे? देखिए गौरव जी, मुझे लगता है कि 10 साल पूरे हुए बीजेपी सरकार के, अब एक दिन की सरकार बची है, कल भर की। मैं केवल ये कह रहा हूं, यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? महंगाई कम होगी, उस गारंटी का क्या हुआ? देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, उस गारंटी का क्या हुआ? किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, उस गारंटी का क्या हुआ? गांव तरक्की कर जाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में उड़ रहे होंगे, उन गारंटी का क्या हुआ? देखिए, बीजेपी की केवल एक गारंटी बची है कि काले धन को सफेद धन कैसे करना है। ये देश के सामने बता दिया, इनका सच खुल गया है गौरव जी। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, हम लोगों ने एक नारा सुना था इतिहास में, ये जितने भी नौजवान साथी बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, इन्होंने भी सुना होगा। नेता सुभाष चंद्र जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। भाजपा का नया नारा है, तुम हमें चंदा दो हम तुम्हें धंधा देंगे। ये भाजपा के लोग कहां नैतिकता, कहां इनका राष्ट्रवाद, ठीक है, कहां ईमानदारी, किसके लिए काम कर रहे थे 19 घंटे 20 घंटे 24 घंटे? क्योंकि किसानों के लिए नहीं कर रहे थे। अगर आपने किसान के लिए किया होता तो किसान की आय दुगुनी हो जाती। ओके नौजवानों के लिए किया होता तो उनको रोजगार मिल जाता। ठीक है अरविंद जी, ओके अरविंद जी, सुना आपने क्या कह रही विपक्षी पार्टियां? एनडीए में है आप, 400 प्लस की गारंटी छोटी मोटी गारंटी नहीं है। देखिए, जब एनडीए वाले गारंटी देते हैं और प्रधानमंत्री जब गारंटी देते हैं तो उसके पीछे विश्वास होता है। ऐसे ही टारगेट कोई नहीं फिक्स करता, काम किया उसके बेस पे 400 की बात पार करने की बात करते हैं। इनसे पूछिए ना क्या करना है, आपने कितना टारगेट फिक्स किया? इवन टारगेट तक फिक्स नहीं है उनका। यूपी में हमने कहा कि 80 में से 80 ले जाएंगे। इनका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इनके एक एमएलए और बाद में मिनिस्टर भी रहे, गायत्री प्रजापति, 2000 के आसपास चुनाव लड़े तो बीपीएल का इन्होंने भरा था अपने रिटर्न में कि मैं गरीबी रेखा के नीचे वाला कैंडिडेट हूं। उसके 5 साल बाद भजा तो 350 करोड़ रुपए इनकम टैक्स रिटर्न में। ये कहां से आ गए इनके पास? ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। और मोदी जी का ये बड़ा सेट, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, ये नारा शुरू से रहा है उनका, और उसी के खिलाफ लड़ाई जारी नहीं, कह देने से थोड़ी ना आ जाएगी 400 सीटें, कुछ होगा ना फॉर्मूला। मैंने पहले ही बताया, शुरुआत यहीं से कि एक विश्वास है काम के बेस पे। जब गरीब आदमी को शौचालय बना के देते हैं, मकान बना के देते हैं, और भूखा नहीं सोने देते, और सिलेंडर फ्री देते हैं, और महिला के नाम उस मकान जो फ्री मिलता है उसकी रजिस्ट्री कहते हैं, और डिजिटल ट्रांसफर करते हैं। चलिए, जो आप कह रहे हैं इस पर देश की जनता क्या सोचती है, मैं आप सबसे व्यू लेना चाहता हूं। अभी आपके पास आता हूं, स्वयं जी से एक सवाल ले लूं। स्वयं जी, जल्दी से 42 सीटें आपने अनाउंस कर दी, इंडिया की हवा तो आपने निकाल दी, 400 सीटों की गारंटी तो आप ही पूरी करवा रहे हैं मोदी की। नहीं, 400 सीटों का पश्चिम बंगाल के अंदर में, देखिए पूरे देश के अंदर में 10 तारीख को जो जन गर्जन सभा हुई हमारी
ब्रिगेड ग्राउंड के अंदर में करीब 20 लाख लोगों के सामने आज तक एक साथ में 42 के 42 कैंडिडेट को साथ में लेकर के हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने वॉक किया है। 42 के 42 आज तक के भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप कोई भी पार्टी बता दीजिएगा जिसने अपने सारे कैंडिडेट उतारे हैं। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की बात चुनाव के बाद होगी। हम चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में 42 सीटों पर, मिजोरम में 1 सीट पर और असम में 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गारंटी, दीदी की गारंटी के साथ चुनाव लड़ेंगे। दीदी ने जो 2019 में लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी कार्ड और जितने भी प्रकल्प है दुआरे सरकार, जितने भी प्रकल्प आप जो कह रहे हैं ओके, उनके ऊपर चुनाव पश्चिम बंगाल के अंदर लड़ेंगे और बहुत जोरदार तरीके से। अरे आप लड़ेंगे, लेकिन आपको जिसके साथ लड़ना था आप तो उसके खिलाफ ही लड़ रहे हैं। मैं पूछता हूं यहाँ पर जो जनता मौजूद है उनसे पूछ लेता हूं कि किसकी गारंटी पर भरोसा है। एक मिनट डेमोक्रेसी है। एक मिनट यहाँ पर लोग हैं, हाथ उठाइए, कौन किसको क्या बोलना है? आपको बोलना है, बोलिए प्लीज। मोदी की गारंटी, उधर कांग्रेस की गारंटी, आपको किसकी गारंटी पे भरोसा है? सर मुझे मोदी की गारंटी पे भरोसा है। और एक सवाल है जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे उनसे कि आप सारी गारंटी बाद में दीजिएगा, पहले अपने गठबंधन की गारंटी दे दीजिए। क्या बात है, गठबंधन की गारंटी। आप लोगों में से कोई और कुछ बोलना चाहता है? इधर से कुछ कोई बताइए। चलिए इधर से और कोई बोलना चाहता है? जी बताइए। सर मेरा एक ये सवाल है, जैसा कि विपक्ष कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना चाहती है, तो इनके बीच में आपसी जो लड़ाई है सबसे पहले वो खत्म कर ले। क्योंकि जैसा कि हमने बहरामपुर सीट से देखा, कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को सीट दी, वहीं पर उसके सामने ममता बनर्जी जो यूसुफ पठान। ठीक बात है, इधर से आप बताइए। सर मेरा ये सवाल है कि पहले राम मंदिर नहीं बना था, तो सब लोग बोलते हैं कि हम बनवाएंगे, और जब मोदी जी ने बनवा दिया उसके बाद सब लोग पीछे हो गए। उसके बाद बोलते हैं हम तो बनवा। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया? मोदी जी ने बनवाया है। अच्छा ठीक है, देखिए ये जनता है, इनका अपना व्यू है, लेकिन राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है। लेकिन फिर भी गठबंधन की गारंटी कहां से देंगे नीरज जी? सबसे बड़ा सवाल, सारी गारंटीज बाद में, आपका गठबंधन ही नहीं एकजुट हो पा रहा। देखिए, आपके पैनल पर एनडीए के 2 घटक हैं, इनसे पूछ लीजिए क्या इनका गठबंधन ठीक है, या जो पशुपतिनाथ पारस की आपने जो खबर चलाई थी, क्या उसको लेके इनका भी गठबंधन टूटता तो नहीं जा रहा? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो मोदी जी अपना कैंपेन गारंटी शब्द पर चला रहे हैं, वो तो कांग्रेस से चुराया हुआ शब्द है। अब जोशी जी ने चुराया या मोदी जी ने चुराया, पहले देश को तो ये बता दे, क्योंकि कर्नाटक की जो गारंटी पूरी हुई, तेलंगाना की जो गारंटी पूरी हुई, हिमाचल की जो गारंटी पूरी हुई, तो आज पूरे देश का चुनाव उसी कांग्रेस की गारंटी पर आ गया है। भाई अब आप यही बता दीजिए कि ये कांग्रेस से चुराया हुआ शब्द है या कांग्रेस ने भी पंजाब चुनाव से आम आदमी पार्टी से लिया था? गौरव भाई आपकी और हमारी मेमोरी दोनों की दुरुस्त है। इस देश में पिछले 75 साल से डेवलपमेंट की, गरीबों के साथ खड़े होने की एक ही गारंटी है, वो कांग्रेस है। तो इसलिए इस बात को ना करें। की, गरीबों के साथ खड़े होने की एक ही गारंटी कांग्रेस। राकेश जी। गारंटी नहीं, इनको तो वारंटी जारी हो रही है, वारंट जारी हो रहे हैं इनके खिलाफ। इसलिए गारंटी शब्द के आविष्कारक बनने का प्रयास न करें। गारंटी शब्द शब्दकोश में बहुत पहले से था, और गारंटी शब्द का अधिकार उसको ही होगा जिसने डिलीवर किया होगा, जिस पर लोग भरोसा करते होंगे। गारंटी तो भरोसे के साथ जुड़ती है ना, और मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे के साथ जनता जुड़ी, और इसीलिए 2014 का परिणाम बढ़कर के 2019 में आया। और इस दावे के आधार पर हम कह रहे हैं कि 2019 के परिणाम से बड़ा परिणाम हम 2024 में लेकर के आने वाले हैं। और इसके पीछे हमारी लंबा परिश्रम है, अहर्निश काम किया है, बिना किसी दाग के काम किया है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आज एक एक करके मुद्दा जो आपने उठाया था, राफेल उठाते रहे, राफेल करते राहुल फेल हो गए, जनता ने फेल कर दिया। अब फिर अडानी चिल्लाना शुरू किया था। लेकिन एक मिनट, आप दूसरे के गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, एक बड़ी खबर है, सुन लीजिए, आप ही से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर दिखाइए, ब्रेकिंग न्यूज। बिहार एनडीए में खींचतान पर बड़ी खबर आ रही है। हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस ने ऐलान किया है, हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ूंगा। हमारे 3 सांसद अपनी अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की लिस्ट आने तक इंतजार है। बीजेपी ने एलजेपी कोटे की 5 सीटें चिराग को दी हैं। ये क्या हो गया? राकेश जी, अभी आप 400 सीटों की गारंटी दे रहे थे, आप ही के गठबंधन के सहयोगी कह रहे हैं भैया अभी हम नहीं मानेंगे जो समझौता हुआ है।
मैं अभी भी फिर विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप पशुपति पारस जी का कोई बयान अगर आपके पास आया हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पशुपति पारस जी भी हमारे साथ रहेंगे और आज रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी वो भी हमारे साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा दिल करके अपने सारे सहयोगी गठबंधन के दलों को साथ लेकर के चले। फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला आता है वो करेंगे और तुरंत पलट जाएंगे। पारस को स्वीकार नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं कि स्वीकार नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते। हम मानते हैं कि पशुपति पारस जी को स्वीकार है। ठीक है, और मेरे साथ एलजेपी से अरविंद जी हैं। जब चुनाव प्रचार के लिए सामने जाएंगे, जब टिकट्स घोषित होंगे, मेरे साथ अरविंद जी हैं। अरविंद जी, क्या फॉर्मूला है बताइए? आप तो उसी पार्टी से ना, आप चिराग पासवान के साथ हैं, आप पशुपति पारस के साथ हैं। किसी भी चुनाव में सबसे बड़ा फार्मूला होता है कि विनेबिलिटी किसके साथ है, जीतने की संभावनाएं किसके साथ हैं। तो उसका मुझे कहने की जरूरत नहीं है। चिराग बाबू की जो बिहार में पब्लिक उनको आशीर्वाद देती है, जो उनकी रैलीज में भीड़ आती है, जो लोग उनको सुनने आते हैं और जो उनका विजन है, और वो युवा हैं, संघर्षशील हैं, ये सारी क्वालिटी है। तो 5 ही हैं, इसी चीजों को सीटें तो 5 ही हैं, इसी चीजों को कौन लड़ेगा? इसी चीजों को गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, सारा आकलन करा के, सारी रिपोर्ट करा के ये डिसीजन लिया है कि बीजेपी चिराग के साथ खड़ी है। देखिए, उसको नहीं भूल सकते। आप अगर बिहार तक कन्फाइन करेंगे तो बिहार में 40 की 40 सीटें इस बार भी आ रही हैं। पहले 39 सीटें आई थी, आपको याद होगा 2019 में। तो वो ऐसे नहीं बनता है। हाँ, गठबंधन की सीमाएं जरूर होती हैं, कोई रूठता है, कोई जिद करता है, कोई करता है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि मोदी जी के 400 के पार ले जाना है। तो आपके यहाँ कोई रूठे तो वो रूठा है, इनके यहाँ कोई रूठता तो रूठता नहीं है। हम नहीं कह रहे कि इनके यहाँ रूठने में फर्क है। आपके यहाँ नहीं, यही तो कह रहे हैं आप। उनके यहाँ ममता बनर्जी अगर अकेले चले जाएं तो वो रूठ गई। आपके यहाँ अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस में ना पटे तो ये घर का मामला है, हो जाएगा, सेट हो जाएगा सब। ये कह रहे हैं कि गठबंधन में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, हाँ, लेकिन उन परिस्थितियों से निकलना पड़ता है और वो बीजेपी ने डिसीजन ले लिया है। जब एक बार डिसीजन हो गया, 38 पार्टियां थी पहले, आपको याद होगा अशोक होटल में जब मीटिंग हुई थी, और आज की डेट में 42 पार्टी हो गई, नई पार्टियां आती जा रही हैं। अगर किसी की जिद है तो जिद तो चलेगी नहीं। चुनाव जीतने की क्षमता होनी चाहिए, ये मेन प्रेरोगेटिव। ठीक है, वैसे मैं ये पूछ रहा हूं नीरज भाई, ये मुझे बताइए, आपकी एक जो गारंटी, जो सबसे बड़ी गारंटी है, जिसका कोई तोड़ नहीं, क्या है वो? देखिए, हमारी वैसे तो जो 5 न्याय की हमने गारंटी दी है, वो बिल्कुल इस देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ी हुई, जो भी देश की जनता है उसको साथ लेकर चलने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी गारंटी ये है कि आज जो देश का बेरोजगार युवा यूक्रेन जैसे वॉर जोन में जा रहा है, जहां टीवी 9 जाकर रिपोर्ट किया करता था, उस युवा को 1 लाख रुपए साल की अप्रेंटिसशिप, जिसे अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो पढ़े लिखे लोगों के लिए मनरेगा, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको स्टाइपेंड कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार देगी। हम मोदी जी की तरह उनको झुंझुना नहीं देंगे, 5 किलो अनाज पर आपको सामने नहीं छोड़ेंगे और पीछे के दरवाजे से 6500 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से अपने पास नहीं रख लेंगे, अपने 550 दफ्तर नहीं बनाएंगे। हम आपके जीवन में, अच्छा देखिए, जब आप ये कह रहे हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर आपके गठबंधन से जुड़ी हुई आ रही है। 17 मार्च को मुंबई में राहुल गांधी की एक मेगा रैली है। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में राहुल गांधी 17 मार्च को एक मेगा रैली करने जा रहे हैं और इस रैली में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी रैली में होंगे। आम आदमी पार्टी का बयान आया है, केजरीवाल किसी नेता को प्रतिनिधि के तौर पर भेजेंगे। चंपई सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, स्टालिन भी मौजूद रहेंगे। लेकिन ममता के बारे में खबर है, वो थोड़ी सी अलग है। राहुल की मुंबई रैली पर बड़ी खबर है, ममता ने न्योते का जवाब नहीं दिया है। डी राजा, सीताराम येचुरी से भी जवाब नहीं मिला है। कांग्रेस को महबूबा का भी कोई जवाब नहीं मिला है। सुनील जी, नॉर्थ में तो दिख रहा है ठीक है, लेकिन नॉर्थ में भी कश्मीर में देखिए, और उधर डी राजा भी नहीं कोई जवाब नहीं दे रहे। ममता बनर्जी जी ने तो पूरे 42 उम्मीदवार ही खड़े कर दिए हैं। तो आप मानते हैं कि जिस तेजी के साथ इंडिया आया था, चुनाव आते आते बहुत सारे वो सेटबैक्स मिल गए, उसको वो मजबूती दिख नहीं रही है। राहुल गांधी की रैली में कई साल नहीं जा रहे, कई सारे। इंडिया का कोई विकल्प नहीं है। इंडिया को कोई कितना कमजोर करने की साजिश कर ले, इंडिया कभी कमजोर नहीं होगा। हम एक बात कहेंगे, क्योंकि आपके कार्यक्रम में दर्शकों के साथ साथ ये कल का भविष्य है, ये भाई बहन बैठे हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप भाजपा की साजिश को समझिए, इनका राष्ट्रवाद समझिए,
इनकी ईमानदारी समझिए, और ये किस तरीके से इन्होंने इलेक्टोरल के माध्यम से देश को कैसे लूटा है। मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने वाजपेयी जी ने भी 16 पिक्चर देखी होगी। गब्बर सिंह पहले किसी गांव में नहीं जाता था टैक्स लेने, पहले सांभा और कालिया जाता था, अब ईडी और सीबीआई जाती है, और उसके बाद फिर बॉन्ड आ जाता है। तो आप बताइए ना, आप क्यों भाग रहे हैं? आप अगर ईमानदार हैं तो आप भाग क्यों रहे हैं? और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार से दूर हैं। कौन भाग रहा है? क्यों नहीं बोलना चाहते? कौन कहां से भाग रहा है? नोटबंदी से क्यों भाग रहे हैं? आप इलेक्टोरल बॉन्ड से क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं बहस करना चाहते? क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस पर टिप्पणी करनी पड़ी? और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहा हूं गौरव जी, देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया के जो बड़े पत्रकार हैं, मैं बहुतों का ट्विटर देख रहा हूं, कोई इस पर अपना बयान नहीं दे रहा, किसी कोई टिप्पणी नहीं की। मतलब देश बिक जाए, देश लुट जाए, देश बर्बाद हो जाए, देश बिक जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। अरे कैसे मोदी आएगा? कैसे आएगा मोदी? भाई आप लोगों में से कोई कुछ बोलेगा? आप में से अगर किसी को बोलना हो तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं अपने व्यू देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आएंगे ये पूछ रहे हैं विपक्ष वाले। फिलहाल राकेश त्रिपाठी बताइए कैसे आएंगे? नहीं, मुझे बहुत तरस आता है जब लोग कहते हैं कि देश बिक जाए। किसकी हैसियत है? कौन खरीद सकता है देश? पूरी ताकत लगा लो, सारे बाप दादाओं ने जितनी संपत्ति इकट्ठा की हो ना, वो सब दांव पर लगा दो, फिर भी देश खरीद दे सकते हो। देश की मिट्टी का एक कण खरीद दे सकते हो। ये देश बिकाऊ न था, न है, न कभी होगा। ये देश 140 करोड़ भारतीयों की आत्मशक्ति से चलता है। ये देश के स्वाभिमान को क्यों कुचलने का काम करते हो? अब भाजपा का विरोध करो ना जितना करना है। ये देश बिक जाएगा, देश बिकाऊ हो जाएगा, ये देश के खिलाफ इस तरह की बातें मत किया करो भाई। और आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जितना चिल्ला रहे हो ना, सच ये है कि बेल बॉन्ड भर करके मुचलके पर रिहा लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर चिल्ला रहे हैं। सच ये है कि अपने पास काला धन जमा करते थे। अरे भाई, आज कोई चंदा मिला है तो वो सार्वजनिक तौर पर सामने आया है, उसको लेकर के कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना कोई ढकने छुपने का प्रयास है। और चंदा आपने नहीं पाया है क्या? चंदा तो आपको भी मिला है, आप पर भरोसा लोगों का कम है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, स्वयं प्रकाश है ना टीएमसी से, ममता जी की पार्टी से, ममता जी क्यों नहीं जा रही हैं अपना? और उनकी तो सेहत चलिए अभी सही नहीं है, अपना कोई प्रतिनिधि भेज दें जैसे अरविंद केजरीवाल भेजने को राजी हैं। नहीं, देखिए, हम पश्चिम बंगाल में जो भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल, आसाम, हमारी गठबंधन में दिसंबर के बाद में कोई भी बात नहीं हुई। इंडिया गठबंधन में क्लियर कट है कि दिसंबर तक ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर में का टाइम दिया था उस लास्ट मीटिंग के अंदर में कि आप सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पहले आइए। मगर अब ये यात्रा कर करके हम क्या करेंगे? मेरी बात सुनिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप टीएमसी के आधिकारिक प्रवक्ता है ना, आप हमारे चैनल पर ये क्लियर कीजिए, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इंडिया में है या नहीं है? नहीं, इंडिया गठबंधन की बात, अब प्री पोल बैलेंस तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया है। नहीं है, आप इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। आफ्टर पोल रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में बात करेंगे चुनाव। तो हम ये ब्रेकिंग न्यूज चला दें कि ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं है, ये हम चला दें? ये आप चला सकते हैं कि चुनाव के बाद में बातचीत होगी, चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी से कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल, आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं जहां पे हमारी पार्टी मजबूत है। हमने पहले भी दीदी ने यही कहा था कि इंडिया गठबंधन में जब लीजिए नीरज जी, ऑन एयर है नीरज जी, ऑन एयर नहीं है आपके साथ ये, फिर कहां से आप जाएंगे बंगाल में चुनाव लड़ेंगे? गौरव जी, आपको मालूम होगा कि 17 तारीख को बंबई में जो सभा है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसका पहला स्वरूप हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया था। और इस बार जब हम लोग चले अरुणाचल से और मुंबई पहुंच रहे हैं, और आज सबसे सुखद दृश्य तो ये था कि हमारे इंडिया गठबंधन के जो साथी वहां मौजूद थे और सबसे मजबूती के साथ, मुझे लगता है, मैं ये पूछ रहा हूँ नीरज भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं ऑन एयर, यहाँ पर आपके सामने टीएमसी के प्रवक्ता ने कह दिया कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं है, चुनाव के बाद होगा जो देखा जाएगा। ये आपको मालूम है ना? ये गौरव भाई, हम लोग तो ये जान ही रहे हैं कि जब ममता जी ने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार दे दिए हैं तो वो चुनाव अलग लड़ रही हैं। लेकिन बात तो बुनियादी ये है कि आज नहीं, तो इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? जो सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती थी, क्या आपको लगता नहीं है कि ये 400 प्लस की गारंटी में मदद करेगा बीजेपी को? आपको क्या ऐसा लगता है
कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथी क्या जिस प्रदेश में और जिस सीट पर चुनाव लड़ेंगे वो नहीं जीतेंगे? आप कोई भविष्यवक्ता हैं क्या? आप आज देश के मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं तो सिंपल लॉजिक लगा रहा हूं नीरज जी, मैं सिंपल लॉजिक लगा रहा हूं। दो लोग साथ मिलकर लड़ते तो वोट शेयर साथ होता, अब अलग अलग लड़ेंगे तो वोट कटेगा। अगर कोई और पीछे पर्दे के पीछे का कोई प्लान है तो बता दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे। गौरव भाई, देश के समझदार वोटर के ऊपर सवाल मत खड़ा करिए। आज देश का वोटर उस किसान की एमएसपी जो सामने कांग्रेस की गारंटी में चल रहा है ना, आज वो पूछ रहा है। आज युवा अपने लिए रोजगार पूछ रहा है। आज महिला अपने लिए न्याय पूछ रही है कि कैसे जो बीजेपी के सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं उनसे जो महिला पहलवान नहीं बच पाई तो इस देश की आम बेटी कैसे बच पाएगी, उसके लिए सवाल पूछ रहे हैं। और सारे दल इस बात पर लामबंद हैं कि इस देश के अंदर पिछले 10 साल में जो अन्याय की सरकार चली है। आप बंगाल की बात कर रहे थे ना, आप वोटर्स की बात कर रहे थे। मैं बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है वो दिखा देता हूं, दिखाइए जरा पीसीआर। बंगाल से एक बड़ी खबर है, चुनाव के ऐलान से पहले सांसद अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे अर्जुन सिंह, 2022 में टीएमसी में गए लेकिन सांसदी से इस्तीफा नहीं दिया। अब चुनाव से पहले फिर बीजेपी में वापसी हुई है। शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरविंद जी, ये मतलब क्या चल रहा है? कहीं से कोई भी आए 400 प्लस की गारंटी पूरी करनी है तो किसी को, कोई भी आए, सबका स्वागत है। नहीं, देखिए ऐसा है ना, राजनीतिक पार्टी के जितने ये नेता लोग हैं इनको सबको मालूम है कि मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी की विश्वसनीयता जनता के बीच में है। मोदी ने पिछले 9 साल से काम किया है, 5वीं अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बनाई है। ये सब चीजें होने के बावजूद सब लोगों को ये मालूम है कि 2024 में मोदी 400 से पार जा रहे हैं। और ये भी मालूम है कि जब ये इसीलिए सब आए जा रहे हैं, सब आए जा रहे हैं इसीलिए। ये देखिए ना, अभी आपने दिखाया बंगाल से 2 ये आ गए, 5 आए थे, उससे पहले 6 आए थे। कांग्रेस के आप रिकॉर्ड, भैया स्वयं जी आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, सब आए जा रहे हैं टीएमसी से बीजेपी में। सुनिए ना, कौन गया है, कौन गया, आप ये बताइए। मोदी जी बात करते हैं परिवारवाद की गारंटी की कि मेरे पार्टी में परिवारवाद नहीं है, और ये दिव्येंदु गया कौन है? शुभेंदु अधिकारी का छोटा भाई है। अरे तो गए तो आप ही के पार्टी से है ना, कई तीसरी पार्टी से गए। अरे तृणमूल कांग्रेस से जब वो जीत करके आए थे 2000, मेरी बात सुनिए, वो पश्चिम बंगाल के अंदर में वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, पूरा अधिकारी परिवार कर रहा है। रही बात अर्जुन सिंह की, तो अर्जुन सिंह को टिकट हमने नहीं दी थी। अर्जुन सिंह 2019 में सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, उसके बाद में 21 के चुनाव के बाद में वो ममता बनर्जी के साथ आ गए। उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी व्यक्तिगत, मगर अब उनको टिकट नहीं मिला तो वो चले गए हैं। तो ऐसे मौका परस्त लोग रहते हैं पार्टी के अंदर में। डेमोक्रेसी है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है लोकतंत्र के अंदर में। उससे हमें कुछ व्यक्ति, ममता बनर्जी ने जिन 42 उम्मीदवारों को बंगाल में टिकट दी है वो 42 के 42 बहुत मजबूत उम्मीदवार है, और हम 42 की 42। अच्छा, तो इसमें कोई बाहरी नहीं है जिनको 42 लोगों को ममता दीदी ने टिकट दिया है? इसमें कोई बाहरी नहीं है? नहीं, बाहरी की बात नहीं, बाहरी बोल रहा हूं मैं, आप सबको इधर उधर कर रहे हैं। बाहरी की बात नहीं, बाहरी का मतलब क्या होता है? बहिरागत शब्द का पहले मतलब समझिए। जो बंगाल में आके बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो यहाँ पे पवन सिंह जैसे नेता को गाना जो बुलाते हैं, जो बंगाली लड़कियों के बारे में, बच्चियों के बारे में फूहड़ गाने गाता भारतीय जनता पार्टी, वैसे लोगों को टिकट देती है। यहाँ की महिलाओं ने जब उसका, तो मतलब आप ये कह रहे हैं, ठीक है, ओके राकेश जी, ये क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है आपको? ये कह रहे हैं 400 का सपना पूरा करना है, 400 की गारंटी पूरी करनी है तो किसी को भी पार्टी में लाएंगे लेकिन जिताएंगे और 400 की गारंटी पूरी करेंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूं। देखिए, बाहरी आपने पूछा ना कि इनको कौन कौन से लोग बाहरी हैं। सच ये है कि इनको बाहरी लगते हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो मजहबी प्रताड़ना झेल करके भारत आए हिंदू हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये इन्हें बाहरी लगते हैं। इन्हें अपने कौन लगते हैं? जो रोहिंग्या हैं वो इन्हें अपने लगते हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो इन्हें अपने लगते हैं। और हमने ममता जी का बयान भी सुना कि वो कैसे कह रही है कि पश्चिम बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगी, जबकि सच ये है कि वो संघ का निर्णय है और संघ सूची का विषय है जिस पर केंद्र कोई कानून बनाने का अधिकार होता है। ऐसी बहकी सी बातें करके जनता को प्रयास कर रहे हैं। जनता इन सारे सत्य को समझ रही है और इसीलिए आज हर राज्यों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वयं जी को और राकेश जी को स्क्रीन पर लाइए, दोनों को स्क्रीन पर लाइए। भारतीय जनता पार्टी के साथ, ठीक है, राकेश जी को और स्वयं जी को जवाब दीजिए। स्वयं जी,
जी जी, ये जो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर में जो भी आरोप लगा रहे हैं, देखिए रोहिंग्या को अगर देश में घुस रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री के। 2019 से लेकर 2024 हो गया, 5 साल से माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री है, उनको जवाब देना चाहिए कि 5 सालों में देश के अंदर में कितने रोहिंग्या आए, कितना बांग्लादेशी आए। ये तो एक राज्य की मुख्यमंत्री का जवाब नहीं होगा। ममता बनर्जी ने सीए के मुद्दे पर क्या कहा है कि आप करोड़ों लोगों को नागरिकता दीजिए बुला करके, हमें उससे आपत्ति नहीं है, मगर आप परेशान मत होइए, देश से अगले 5 साल में ये भी जवाब देंगे, आप परेशान मत होइए। इस देश की धरती पर जबरदस्ती घुसपैठ करके नहीं रह सकते। इस देश की धरती पर जबरदस्ती घुसपैठ करके नहीं रह सकते। पता है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरा है ना, उनको देश से बाहर करेंगे ही करेंगे। आप कितने खैरख्वाह बनिए, कितनी छाती पीटिए, कितने आपके जो है पीड़ा पेट में हो, लेकिन जो अवैध तरीके से, जबरदस्ती तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हैं, उनको आप वोट बैंक मानते रहिए, आप मजहबी तुष्टीकरण करते रहिए, लेकिन देश उनके बारे में न्याय संगत विचार करेगा। आप जिस तरह से देश के अंदर ये जो तानाशाह की सरकार चला रहे हैं, देश की जनता बंगाल में भी जब ये आए थे, अब की बार 200 पार का नारा दिया था, मगर नतीजा क्या हुआ? नहीं, देश की जनता ने संदेश खाली का संदेश देख लिया है। देश की जनता ने संदेश खाली का संदेश देख लिया है कि मजहबी तुष्टीकरण में आप कहां तक जा सकते हैं। आप शाहजहां शेख को दामाद बना करके रख सकते हैं, ये देख लिया है भाई, देश ने देख लिया है। संदेश खाली की पीड़ा देश के कोने कोने तक सुनी गई है। देश ने सुना है संदेश खाली की पीड़ा को कि सत्ता संरक्षण का अपराध हो रहा था, 1 मिनट, सत्ता के द्वारा खुला संरक्षण था। ओके, होल्ड ऑन 1 मिनट, रुकिए, सुनील साजन को लाइए। 1 मिनट, सुनील जी मुझे ये बताइए, क्योंकि आप पैन इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, आपका वो गठबंधन है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करने की आप कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट, लेकिन आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, चंद घंटे बचे हैं, 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, तब तक भी ना तो कई राज्यों में इंडिया की सीट शेयरिंग दिखती है, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिखता है कि इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इंडिया वाले अलग अलग राज्यों में, क्योंकि देखिए अगर क्षेत्रवार जाएंगे तो आपके मुद्दे भी क्लैश हो सकते हैं और आपकी विचारधाराएं भी क्लैश हो सकती हैं। वो कॉमन मिनिमम एजेंडा कहां है जिसके तहत लोग इंडिया के उम्मीदवार को वोट देंगे? देखिए गौरव जी, मुझे लगता है कि जल्द ही इतना केवल पूछ लीजिए कि कांग्रेस चालू पार्टी है या नहीं है। केवल आज सुनील साजन यही बता दें कि कांग्रेस चालू पार्टी है या नहीं है, कांग्रेस के नेता चिरकुट नेता है या नहीं है। नहीं अरे क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, बोलने दीजिए उनको। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुनना तो कह रहे थे, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, ये अखिलेश यादव जी कर रहे थे। अगले 5 साल में ये बताइएगा कि कैसे चंदा इकट्ठा किया, पीएम केयर फंड में कैसे घोटाला किया, कैसे बलात्कारियों को राष्ट्रवादी बताया, कैसे कैसे कुकर्म किए हैं। कुछ बेल पर बताएंगे, कुछ जेल के अंदर बताएंगे। मैं आपकी पार्टी का भविष्य बता रहा हूं। नहीं सुनील जी, मैं बीजेपी का भविष्य नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इंडिया के कॉमन मिनिमम एजेंडे में इतनी देरी क्यों हो रही है? वो कौन सी दिक्कतें हैं जो आप लोग तय नहीं कर पा रहे? क्या दिक्कत आ रही है? हमें पूरे देश में पिछड़ों का आरक्षण बीजेपी से बचाना है, हमें दलितों का आरक्षण इनसे बचाना है, संविधान इनकी नियति से बचाना है। तो खतरा तो यही है भारत के लिए। अरे तो आप पीडीए कह रहे हैं, वो जातीय जंगल ना कह रहे हैं, वो वहां पर सनातन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, सब जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, तो कैसे एक वोटर कैसे राय बनाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा वो तो। अरे एक मिनट राकेश त्रिपाठी, 1 मिनट। चालू पार्टी के चिरकुट नेता कह रहे हैं और वो कौन? अखिलेश कह रहे हैं। आप जाति जनगणना होने दीजिए, जाति के आधार पर आपकी मीडिया में भी उसी अनुपात में लोग दिखाई देंगे, सरकारी नौकरी में भी दिखाई देंगे, प्राइवेट में भी दिखाई देंगे। आप सब जगह दिखा दीजिएगा महाराज, आप पावर में आएंगे सब दिखा दीजिएगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं, पावर में आना तो पड़ेगा ना, उसके लिए आ जाएंगे तो कैसे आएंगे? वो कॉमन मिनिमम एजेंडा क्या होगा? अच्छा, आपको क्या लगता है कि देश का एयरपोर्ट बेच देने वालों के साथ है, पोर्ट बेच देने वालों के साथ है, कोयला बेच देने वालों के साथ है, पावर बेच देने वालों के साथ है, चंदा चोरों के साथ है, जमीन का घोटाला करने वालों के साथ है, बलात्कारियों को राष्ट्रवादी कहने वालों के साथ है? देखिए मैंने कहा ना, इनका सांभा कालिया भी मारा जाएगा और इनके गब्बर सिंह भी पकड़े जाएंगे। ये देश है, देश। जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी, जवाब दीजिए। ओके राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। नहीं देखिए,
देखिए सुनील साजन जी ने बड़े दावे कर दिए कि मीडिया में भी परिवर्तन ले आएंगे, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू कर देंगे, सब जगह ये पीडीए ले आकर बैठाएंगे। मेरा छोटा सा सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद पर सैफई कुनबे के अतिरिक्त किसी और को बैठा पाएंगे? अरे सुनील जी तो स्वयं यदुवंशी हैं, क्या ये स्वयं कभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन पाएंगे? है हिम्मत तो कह दीजिए कि सैफई कुनबे के अतिरिक्त समाजवादी पार्टी की कमान कोई और संभाल सकेगा? अपनी पार्टी पर एक परिवार का कब्जा कर रखा है और देश में सब जगह बता रहे सबको समान अवसर मिलेगा। पार्टी के भीतर पहले समान अवसर दिला के दिखाइए। आप पार्टी के भीतर अन्य पिछड़ी जातियों को अवसर दिला करके दिखाइए। सच यह है कि केवल सब कुछ सैफई कुनबे को समर्पित है, सैफई परिवार को समर्पित है। आप पिछड़ों के मुद्दे से भाग रहे हैं। मैं आपके कार्यक्रम में गौरव जी कह रहा हूं, हम देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, हम पिछड़े दलितों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये हमारी बात कर रहे हैं। अरे आप पिछड़े दलितों को आरक्षण दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप उनको जिस हाशिए पे रखे हैं, आपको उसी हाशिए पर देश का पीडीए लेकर के आएगा। और गौरव जी, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, रोकिए, मैं आपको रोक रहा हूं।